किरचॉफ का नियम आपको बताना है। किरचॉफ के दो नियम हैं वैद्युत धारा से संबंधित, ठीक है। एक नियम किरचॉफ का पढ़े होंगे 11th में भी, किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम, ठीक है ना। तो देगा लिख करके कि किरचॉफ का विद्युत धारा से संबंधित नियम, ठीक है। दो नियम हैं और दोनों नियम महत्वपूर्ण हैं। देखिए किरचॉफ का नियम या किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे हम धारा नियम भी कहते हैं या संधि का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बारे में बताया गया है। पहले नियम में बताया उन्होंने जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ ने अपने पहले नियम में बताया कि किसी संधि की तरफ आने वाली धाराओं, ठीक है, का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे यहां पर एक संधि बनी हुई है और कुछ धाराएं जो है वो संधि की तरफ आ रही हैं। यहां पर पहली धारा है I1, दूसरी है I2, ऐसे और भी हो सकती है। तीसरी धारा मान लीजिए I3 है। तो संधि की तरफ आने वाली जो धाराएं हैं वो I1, I2 और I3 है। यहां संधि पर मिलने के बाद संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होंगी वो हो जाएंगी I4 और I5। सपोज ये दो ही है, या एक ही हो सकती है या चार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन नियम में उन्होंने बताया कि इन सभी धाराओं का जो योग होगा उसको उन्होंने कहा दिया बीजगणितीय योग। वैसे धारा जो है यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। यद्यपि इसको जब किसी परिपथ में हम प्रदर्शित करते हैं तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो परिपथ में धारा की दिशा को व्यक्त करने के लिए या दिखाने के लिए करते हैं। अगर धारा के मान में हम दिशा को ना भी व्यक्त करें, जैसे हम कह दें कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा 15 एम्पियर है, तो यह अपने आप में वाक्य पूर्ण है, इसमें आपको दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जब परिपथ में बनाएंगे तो परिपथ में आपको धारा की दिशा बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, अब बीजगणितीय योग में संधि की तरफ आने वाली जो धाराएं होती हैं इनको हम पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ, और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होती हैं इनको हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। और इनका जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है, अर्थात I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 0। या सिंपल सी भाषा में हम कर दें तो I1 + I2 + I3 = हो जाएगा I4 + I5, इस तरह हो जाएगा। I1 + I2 + I3 = I4 + I5 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई इतनी सी? इसका मतलब संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? धारा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। क्योंकि संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, इसका मतलब कोई भी धारा का मान यहाँ पर रुका नहीं हुआ है। धारा की थोड़ी सी भी मात्रा यहाँ पर रुकी नहीं हुई है, क्योंकि आने वाली सभी धाराओं का जो योग है वह जाने वाली धाराओं के मान के बराबर है। तो किसी भी धारा का यहाँ पर रुकावट नहीं हो रही है। अब रुकावट अगर नहीं है, इसका मतलब है कि जितने आवेश आ रहे हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, जितने आवेशों की मात्रा संधि की तरफ आ रही है उतने ही आवेशों की मात्रा संधि से दूर भी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी आवेश यहाँ पर ना तो क्षय हुआ है और ना ही रुका हुआ है। जाने वाले समस्त आवेश जो है वह बिना किसी बाधा के दूसरी ओर निकल जा रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जितने आवेश हमारे पास थे पहले उतने आवेश अब भी बचे हुए हैं। तो आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी मान सकते हैं, आवेशों के संरक्षण का नियम भी कहते हैं इसको, आवेश संरक्षण का नियम। तो पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर, ऊर्जा के संरक्षण पर, ठीक है, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर। तो आप याद रखेंगे कि आवेशों के संरक्षण पर यह आधारित है, ठीक है। किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम धारा नियम कहते हैं, यह आवेशों के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। यह हो गया आपका प्रथम नियम। अब द्वितीय में आते हैं। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, पहला नियम इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है ये आप सामान्य भाषा में है, ये इसको आप वैसे भी जान सकते हैं। जो दूसरा नियम है उसको हम कहते हैं पास का नियम। क्या कहते हैं? पास का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम या इसको हम पास का नियम भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दूसरे नियम में किसी वैद्युत परिपथ के अलग अलग खंडों में बहने वाली धाराओं, उसमें लगे हुए प्रतिरोधों और उस परिपथ में लगे हुए सेल जो होते हैं उनके विद्युत वाहक बलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये क्योंकि इसमें जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल क्या है उसका भी यूज किया गया है, परिपथ में कौन कौन से प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका भी यूज किया गया है, और साथ ही साथ परिपथ में जो धारा बह रही है वो तो बह ही रही है, ठीक है। किसी परिपथ के एक खंड की बात करता है, जैसे उस परिपथ में कई खंड बने हुए हैं, तो किसी एक खंड में हम इस नियम को लगा सकते हैं। उस खंड में जो भी धारा बह रही है उसको हम कंसीडर करेंगे, जो भी सेल लगा हुआ है उसके विद्युत वाहक बल को हम कंसीडर करेंगे। समझ रहे बात को? जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक परिपथ है, उसमें एक सेल लगा हुआ है ये E1, समझ रहे बात को? एक सेल लगा हुआ है E2, एक सेल हमारा हो गया E1 और दूसरा सेल हो गया E2। बात क्लियर हो गई? यहां पर एक प्रतिरोध है, इसको हम R1 मान लेते हैं, यहां पर एक प्रतिरोध है, इसको R2 मान लेते हैं, और यहां पर भी एक प्रतिरोध है, इसको R3 मान लेते हैं। समझिए बात को? इसको हम R3 मान लेते हैं, ठीक है। सेल के धन सिरे धारा बहती है, तो मान लीजिए यहां से निकलने वाली धारा हो गई I1, यहां से निकलने वाली धारा कितनी हो गई? I1, यहां से निकलने वाली धारा हो जाएगी I2। जब दोनों धाराएं मिलेंगी यहां पे तो हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये दोनों धाराएं यहां जाएंगी, फिर यहां जाने के बाद क्योंकि I2 धारा यहां से निकली हुई थी तो I2 धारा यहां प्रवेश कर जाएगी। अब I1 प्लस I2 में से I2 धारा प्रवेश कर जाएगी, तो वही धारा I1, वो I1 धारा आपकी यहां जाएगी, इसमें से होती हुई और सेल में जाकर मिल जाएगी। क्योंकि सेल में जो धारा है वो अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है और बाहर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। जब ये सेल के गोल में धारा जाएगी तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ चली जाएगी, और सेल के बाहर धन प्लेट से होती हुई फिर ये ऋण प्लेट की तरफ जाएगी। समझिए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां देखिए, यहां पर दो बंद पास हैं, दो, एक तो पहला, एक इसको पास करते हैं, बंद पास। एक तो पहला हो गया आपका ये बंद पास, और ये दूसरा बंद पास हो गया। तो जब भी हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो वह जो है दोनों बंद पासों में से किसी एक में लगाएंगे, एक साथ आप दोनों में ही लगाएंगे, किसी एक में लगाएंगे। तो किरचॉफ ने बताया, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं
और प्रतिरोधों, धाराओं और प्रतिरोधों के संगत गुणनफलों का बीजगणितीय योग। अभी बीजगणितीय योग कैसे निकालेंगे, अभी चर्चा कर देंगे उसकी। धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में यानी उस बंदपास में लगे हुए समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दो चीज यहां पे है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग का मान जो होता है वह उस बंदपास में लगे हुए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां पर दो चीज है, पहला है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। जहां जहां परिपथ में धारा जाए, जिस जिस प्रतिरोध में जाए, परिपथ में 2 प्रतिरोध हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है। उस प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही है वो भी क्लियर कर लीजिए। तो जिस प्रतिरोध में जो धारा जा रही है उस प्रतिरोध में उस धारा से गुणा कर दीजिए। जैसे एग्जांपल तौर पे यहां R1 प्रतिरोध में I1 धारा जा रही है, यहां R2 प्रतिरोध में I2 धारा जा रही है, यहां R3 प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा जा रही है। तो अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा जा रही है। तो आप क्या करेंगे, एक बंद पास लेंगे, उस बंद पास में धारा और प्रतिरोध का गुणा कर देंगे, उनको जोड़ेंगे। जोड़ने में थोड़ा ध्यान देना है, बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग सब जब प्रयोग में आ जाए, जान जाइए कि उसमें कभी उसका मान धनात्मक होगा तो कभी ऋणात्मक होगा। धनात्मक ऋणात्मक कब है वो थोड़ा ध्यान देना आपको, ठीक है ना। कब धनात्मक है और कब ऋणात्मक है वो आपको ध्यान देना है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उस परिपथ में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो सेलों का विद्युत वाहक बल कब धनात्मक लिया जाएगा और कब ऋणात्मक लिया जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे उसको भी देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले बंदपास क्लियर कर लेंगे कहां लगाना हमको है। ये हमारा पहला बंदपास है, ये दूसरा है, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। समझ रहे बात को। अगर हम यहां लगाना चाह रहे हैं पहले बंदपास में, ठीक है, तो यहां लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के पहले आप एक दिशा अपनी फिक्स कर लीजिए कि हम ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये नियम लगाएंगे। वो आपके ऊपर है, चाहे जैसा भी लगाएंगे, आपके ऊपर है, चाहे जैसा भी मान ले, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अक्सर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है। अक्सर आप चाहे जो मान लेंगे दोनों से आएगा। आप इसमें दिशा जो है एक मान लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मान लेंगे, ये आपने माना अपनी तरफ से। अब जब आपने दिशा को फिक्स कर लिया, एक बार समझ लेंगे, बार बार जहां भी लगाना हो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एक दो में लगाएंगे सब आपको याद हो जाएगा। दिशा आपने फिक्स कर लिया। अब इस दिशा के साथ ध्यान दीजिए मेरी बात, इस दिशा के साथ आपने दिशा को कर लिया एंटी क्लॉकवाइज। समझिए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अरे ये चौकोर है, आयताकार है, और आपने माना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ, यहां से ऐसे 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 ये माना आपने, ठीक है, ऐसे माना। अब आपने जो माना हुआ है उसके अनुसार अगर धारा जो है प्रतिरोध में जा रही है तब तो दोनों का गुणनफल पॉजिटिव लीजिए। उसके अगेंस्ट जा रही है, उल्टे क्रम में जा रही है, धारा प्रवेश कर रही है प्रतिरोध में, तो आप क्या करेंगे, निगेटिव मानेंगे उसको, ठीक है। यहां तक अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने ऐसे माना हुआ है, तो धारा I1 जब जाएगी R1 में तो आपने एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो एंटी क्लॉकवाइज सही तो है बिल्कुल, है ना। तो I1 गुणे R1 जो होगा ये पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन जो I2 जा रहा है R2 में, ये इस क्रम में जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, बंद इधर नहीं मत आइएगा, इधर जो है नीचे दूसरा बंद पास है। अब I2 जाएगा R2 में, तो ये इसकी जाने से ये हो गई। अगर इधर से गया होगा R2 में गया होता तो आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के क्रम में होता। आपने जो माना एंटी क्लॉकवाइज उसके क्रम में धारा जाती तो इसको हम पॉजिटिव लेते,
लेकिन इस क्रम में ना होकर के धारा उल्टे आ रही है R2 में, तो I2 गुणे R2 का मान निगेटिव लिया जाएगा। यही बीजगणितीय योग है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस बंद पास में दो धाराएं, एक I1 R1 में जा रही है और एक I2 R2 में जा रही है। दोनों धाराओं और प्रतिरोधों के संगत गुणनफलों का बीजगणितीय योग अर्थात I1 इंटू R1 ये पॉजिटिव लिया जाएगा और I2 गुणे R2 ये निगेटिव लिया जाएगा। निगेटिव क्यों हुआ इसको बता दिया गया आपको, ठीक है। तो I1 गुणे R1 का मान पॉजिटिव है और I2 गुणे R2 का मान क्या है, निगेटिव है। तो इन दोनों गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है वह इस परिपथ में लगे हुए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब ये नेक्स्ट चेक करेंगे विद्युत वाहक बलों में। आइए, आपने जो क्रम लिया हुआ है, आपने जो क्रम लिया है उस क्रम के हिसाब से आप देखेंगे। आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं और उसके हिसाब से अगर धारा सेल के ऋण सिरे से धन में जाए, जो कि जानी चाहिए। आपको पता है कि धारा हमेशा सेल के ऋण सिरे से धन अंदर की तरफ, अंदर ऋण से धन की ओर जाती है और बाहर धन से ऋण की ओर जाती है। आपने एंटी क्लॉकवाइज माना है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उंगली घुमाइए, आप देखिए कि धारा सेल में जो जा रही है अगर वो ऋण से धन में जा रही है तब तो उसको पॉजिटिव लीजिए विद्युत वाहक बल, और धन से ऋण में जा रही है तो निगेटिव लीजिए। जैसे यहां पर आपको लगाना है, ऐसे उंगली हम घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ इस सेल में धारा जो है, देखिए अंदर ये ऋण से कहां धन में जा रही है, ऐसे आप आएंगे ऋण से धन में आ रही है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो पॉजिटिव होगा। और जब ऐसे आप प्रवेश करेंगे तो ये धन से ऋण में जाएगा, उल्टा जा रहे हैं आप, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 का मान पॉजिटिव हो जाएगा और E2 का मान निगेटिव हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन बन गया, हो गया, किरचॉफ का नियम लग गया, ठीक है। तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के संगत गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे हुए समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का दूसरा नियम है। अब यहां पर इसमें लगाएंगे, अगर आप दूसरे वाले में लगाइए, दूसरे वाले में आप लगा सकते हैं। देखिए I2 अब ऐसे आप ले लीजिए, ऐसे क्रम ले लीजिए, क्रम आप जानिए। ऐसे I2 धारा R2 में जा रही है तो ये जो है पॉजिटिव होगा। I2 R2 में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और I1 प्लस I2 मिल करके R3 में जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और इस बंद पास में केवल एक सेल हमारा है, वो E2 वाला है, और उस सेल की बात करेंगे धन ऋण की, तो ये हमारा धन में होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो ऋण सिरे से धन की ओर धारा जाएगी। इसका मान क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये दूसरे वाले बंद पास में लग गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किरचॉफ का जो दोनों नियम है वो आप आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किरचॉफ के दूसरे नियम को अगर पूछा जाए कि किसके संरक्षण पर यह आधारित है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। इसको हम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कहते हैं, क्योंकि यहां पर विद्युत वाहक बल जो होता है, जो सेल को ऊर्जा प्रदान करता है, उस विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो कभी घटता नहीं है, सेल की ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये पूछा जाए किसके संरक्षण पर आधारित है ये, तो आप बता देंगे कि ऊर्जा के संरक्षण पर ये आधारित है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेल। व्हीटस्टोन सेल
व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत पर आधारित कौन से उपकरण हैं, ये आपको जानना है, महत्वपूर्ण है और ये प्रैक्टिकल में भी आपको मिलेगा। इस सिद्धांत पर आधारित जो वर्क है वो प्रैक्टिकल में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज यह 4 प्रतिरोधों को जोड़ने की एक व्यवस्था है। व्हीटस्टोन सेतु यह 4 प्रतिरोधों को जोड़ने की एक व्यवस्था है जिसमें अगर 2 प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात हो, प्रतिरोध नहीं ज्ञात हो, 2 प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात हो, तीसरा प्रतिरोध ज्ञात हो, तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से निकाला जा सकता है। 4 प्रतिरोध हमारे पास हैं, चारों में एक प्रतिरोध हमको केवल ज्ञात है, बाकी 2 जो हैं उनका अनुपात ज्ञात है, उनका रेशियो 1:2 है या 2:3 है या 5:12 है, कुछ भी अनुपात है, उनका अनुपात ज्ञात है। ठीक है ना। और चौथा जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सेतु के माध्यम से अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, कैसे हम पता करेंगे संतुलित है कि नहीं है, वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं, उनको हमने नाम दिया है P, Q, R और S। 4 प्रतिरोध हमारे पास हैं, कौन से, P, Q, R और S, ये 4 प्रतिरोध हमारे पास हैं। इन चारों में हमको P और Q जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हमको इनका अनुपात ज्ञात है, प्रतिरोध नहीं ज्ञात है, इनका अनुपात ज्ञात है। R वाला जो प्रतिरोध है ये ज्ञात है और S वाला जो प्रतिरोध है इसको अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको नहीं ज्ञात है। समझ रहे बात को। इसको हम जो बना देंगे इसी व्यवस्था। देखिए, ये हमारा एक प्रतिरोध हो गया, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ऐसे 4 प्रतिरोधों को हम समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश जोड़ते हैं। समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, उसी के अनुसार हम चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला प्रतिरोध Q हो गया, दूसरा R हो गया, ये दोनों अनुपाती प्रतिरोध है। R जो है वो तीसरा ज्ञात प्रतिरोध है और चौथा S जो है अज्ञात प्रतिरोध है। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात रहेगा और ये प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, चौथा निकल जाएगा। अब करते क्या इसमें है कि इसमें A, B, C, D, A, B, C और D। ठीक है, इसमें देखिए 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण हमारा है AC, दूसरा विकर्ण है BD। तो जो हमारा AC विकर्ण है इसमें हम एक सेल लगा देते हैं और एक कुंजी लगाते हैं, कुंजी, समझ रहे बात को। एक सेल लगा देंगे, E1 सेल लगा देंगे और यहां पर एक कुंजी E सेल लगा देंगे, एक कुंजी लगा देंगे K1। ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा विकर्ण है यहां पर एक धारामापी लगाएंगे। धारामापी किस लिए, इसी धारामापी से हम जानेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु हमारा संतुलित है या नहीं। धारामापी के बीच में 0 लिखा होता है, धारामापी में अमीटर में डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा बाद में। धारामापी के बीच में 0 लिखा होता है, बाईं तरफ भी निशान बने होते हैं, दाईं तरफ बने होते हैं। तो अगर 0 पर रहेगा उसका संकेतक तो जान जाइएगा कि धारा नहीं बह रही है, अगर बाएं दाएं है तो धारा बह रही है। ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है या नहीं है, ये हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं धारामापी को और एक कुंजी यहां भी लगाते हैं K2। ठीक है, तो यह एक व्यवस्था है। 4 प्रतिरोधों को हमने समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश इस प्रकार से जोड़ दिया कि 2 भुजाओं का अनुपात ज्ञात है, तीसरी भुजा हमको ज्ञात है, तो
चौथी अज्ञात भुजा का मान निकल सकता है। जो दो विकर्ण हमारे पास है, पहले वाले विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी लगी हुई है तथा दूसरे वाले विकर्ण में एक धारा मापी और एक कुंजी लगी हुई है। ठीक है, पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, संतुलित ये तब होगा जब धारा मापी में विक्षेप आपका 0 होगा। धारा मापी में विक्षेप 0 होने का मतलब हुआ कि धारा जो है इस विकर्ण में नहीं जाएगी, धारा इस विकर्ण में नहीं आएगी, अर्थात यहां से धारा निकलेगी आई धारा यहां जब पहुंचेगी दो पार्ट में बटेगी, एक I1 में और एक I2 में। धारा जब यहां पहुंचेगी किनारे पर तो दो भाग में बढ़ जाएगी, एक I1 में और एक I2 में। जब ये I1 धारा यहां पहुंच जाएगी बिंदु B पर तो फिर I1 नीचे की तरफ नहीं आएगी क्योंकि यहां विक्षेप 0 दिखा रहा है। तो I1 धारा कहां चली जाएगी, यहां चली आएगी और यहां आकर के यहां मिल जाएगी। और I2 धारा जब यहां पहुंचेगी धारा इधर नहीं जाएगी, यहां से यहां निकल आएगी और दोनों I1 I2 मिल करके फिर से आपके I1 करके चले आएंगे अंदर की तरफ। तो यह जो व्हीटस्टोन सेतु है यह बैलेंस्ड या संतुलित तब माना जाता है जब धारा मापी में विक्षेप 0 हो, अर्थात इस विकर्ण में कोई धारा ना बहे। अब नहीं बहेगी तभी जो है हम नियम लगा पाएंगे। ठीक है, जब ये बैलेंस हो गया आपका, जब ये आपका बैलेंस हो गया ये, तो उस अवस्था में क्या होगा, आप जो पहला वाला खंड है ABD इसमें किरचॉफ का नियम लगा दीजिए। लगाइए किरचॉफ का नियम, ऐसे क्या हो जाएगा I1 गुणे P, I1 गुणे P। अब ऐसे लेके उल्टा क्रम हो गया है, ये उल्टा हो गया, हमारा मान ये है, अब हम उल्टे जा रही है, ऐसे इस पास लगा रहे हैं। संसार सारम भुजगेंद्र